ठीक है हो जाओ। देख लीजिए ठीक है। आ गया कुछ भी पहले ले रहे थे। चलिए धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद सब लोगों का, बहुत धन्यवाद। ये ऊर्जा इसलिए भी है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम का ही ये संगठन है, लोहिया वाहिनी। और दूसरा एनर्जी इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है कि उनका रंग लाल है ड्रेस में। अभी तक तो हम लोग कैप पहनते थे, लेकिन अब आप देखोगे तो इनका जो शर्ट का रंग है वो भी लाल है। हालांकि कई संगठनों पर डंडा भी है, हम किसी को डंडा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोकतंत्र पर, कानून पर और इस देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। आज जो हम लोगों की बैठक हुई है, युवाओं से जुड़े मामलों पर और युवाओं के सामने जो परिस्थितियां हैं और राजनीतिक जो संगठन के माध्यम से हम लोगों को काम करना है, उसको लेकर के बहुत सारे हमारे लोहिया वाहिनी के साथियों ने सुझाव दिए हैं। यहां पर जो बात हुई है वो यही फैसला लिया है कि बेरोजगारी को लेकर के, घटती नौकरियों को लेकर के, योग्यता अनुरूप काम की कमी होना या कम वेतन पर नौकरी मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण जो पैदा हो गया है सरकार में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी तरह मुद्रा वाली योजना को हम लोग बार बार कहते हैं और कई बार कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, और ये सरकार मानती थी कि एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार इससे मिलेगा। तो अगर ये बात हम सरकार की स्वीकार कर लें तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, हर एक के पास रोजगार होना चाहिए। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में।
ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हर बार आपको सर, वाराणसी में एक छात्र को गोली मार दी थी और अभी तक के कोई उसका समाधान नहीं निकल पाया। उसी लेकर के पल्लवी पटेल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो अभी जो छात्र जो है घूम रहे हैं जिसने गोली मारी थी। देखिए, मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहां से, IPS PPS अधिकारी कुशीनगर जिले में पीडीएस समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में PPS और IPS अधिकारी केवल एक है। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामजी सुमन जी पर, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, DGP साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और DGP एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। पहलगाम हमले को लेकर एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा तो उनके ऊपर FIR लिख दिया गया। और वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। देशद्रोह तक नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार मैंने आपसे बोला, कहो तो हम स्पेशल वादे वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा दूं। उसी पर है, उन्हीं के हैंडल पर है। उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी, और वो इस बात पे आज तक वाला दिखाई, यूपी तक आया। बीजेपी सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में सुरोज जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया।
ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारे एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीट सुनने में आ गया। अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सर, बीएसएफ जवान पूर्ण कुमार साव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके कब्जे में है। परिवार का आरोप है कि सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है और उस जवान की रिहाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही। सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ और जो भी अपने सब तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर करके दबाव बना करके उसको छुड़वाना चाहिए। माननीय, आज सवाल के साथ में मेरी पीड़ा भी है। मैं 8 साल से जर्नलिज्म में तो पीडी में हुआ नहीं सर, गंभीर विषय है, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ नहीं, है। पहले मैं कह दूं, अगर आप, मुझे तो पता नहीं है आप पत्रकार हैं कि या सहयोग समर्थन करने आए हैं। नहीं सर, मैं पत्रकार हूँ 8 साल से और इस तानाशाह सरकार का मैं हमेशा से जुल्म सहता आया हूँ। 6 बार नौकरी से निकाला गया हूँ, लेकिन मुझे उसकी पीड़ा नहीं है। मैंने पहलगाम हमले पे सवाल पूछे कुछ, लेकिन उस सवाल के बाद मेरे ऊपर IT एक्ट में मुकदमा दर्ज करा गया है 67 के तहत, 352 के तहत। उसकी भी मुझे पीड़ा नहीं है मुकदमा होने के बाद। लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही है, फोन पे आतंकवादी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर तुझे मार दूंगा। मेरे घर से निकलना सर मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं लगता मेरा है। परिवार रो रहा है। किसी अखबार में? ये सर मेरे पास है सर, मैं एंकर हूँ, टीवी न्यूज एंकर। अच्छा, न्यूज टीवी ला, हमें दे देना, हम दे देना, कह देंगे, मदद करेंगे आप। मुझे सर मदद की जरूरत तो है ही है, लेकिन सर ये जिसमें धाराएं लगी है उसकी भी चिंता नहीं थी। लेकिन अब सर मुझे लग रहा है कि मैं मार दिया जाऊंगा। मैं ACP के पास गया, उसने मेरी नहीं सुनी, FIR नहीं ली। मैं अपने थाने में गया, उसने कहा आप साइबर सेल में जाइए, उसमें वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है सर। इसीलिए PDA में सबसे पहला वर्ड जो है वो P फॉर पत्रकार भी है और P फॉर पीड़ित भी है। इसलिए आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी PDA समाज की है। कागज दे देना, कागज दिलवा दो। आ गया सर, आ गया। P फॉर पत्रकार सर राठौर का आ गया सर, राठौर जी आ गए। उनके सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी
और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है, जानकारी का। अध्यक्ष जी, नेहा राठौर पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा हो गया है, उन्होंने मदद मांगी है कि कोई किससे? वकील मेरी मदद करें। नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती, अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर दें। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप, हम लोगों ने हवाइया उतारा सड़क पर, अब मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि रात में भी उतारेंगे। देखिए हमारे काम का असर देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये हाइब्रिड मॉडल इतना बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मॉडल होते हैं वो कुछ ना कुछ लाभ या करप्शन के मॉडल होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल से जो सड़क बन रही है, आप, मैं दावा कर सकता हूं, आप मुख्यमंत्री जी से पूछो जाके ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे। और अगर एक्सप्रेस वे दूसरा देख रहे, अपना तो देख लेते पहले, वो गोरखपुर लिंक जो अभी तक नहीं बन पाई, उधर भी तो उतारे हैं हेलीकॉप्टर। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि हर सड़क को एक्सप्रेस वे समझते हैं। सर, जिन लोगों ने हमला किया था रामजीलाल सुमन पे, फौरन एसडीएम ने जमानत दे दिया उन सभी लोगों को। नहीं, मामूली जो है शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और आगे भी ये लोग ऐसी, हम तो ये कहते हैं ना, ऐसे लोगों से कहते हैं ना कि भाई हमें भरोसा है संविधान पर, कानून पर। आप आइए खुले मैदान पे, खुले मन से आओ, बहस कर ले, बात कर ले, खुले मन से आइए ना, आइए बात कर ले। बात करने में क्या है, किस बात की नाराजगी है? आइए खुले मन से, हम लोग भी बात कर लें आपसे। नहीं सर, वो माफी की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक माफी नहीं मांग लेते। और क्या रामजीलाल सुमन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सरकार को, देखिए हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं और खुले मन से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बताइए खुले मन से बात करोगे? और मैंने कहा कई बार, कहा, फिर दोहराता हूँ, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। कई जो अखबार हैं इंटरनेशनल से लेकर के आपके हमारे महत्वपूर्ण अखबार हैं, कई राइटअप आए हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए किस तरह की चीजें हैं, हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ठीक है, हो गया। अखिलेश जी, कल जो रामजीलाल सुमन के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद ओकेंद्र राणा नाम के एक व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी लिया है और उसने फेसबुक पर वो लगातार अपडेट कर रहा है। कोई पत्रकार कुछ लिख देता है तो फौरन उसका अकाउंट देख लिया जाता है, लेकिन वो लगातार 20 अप्रैल को भी उसने लिखा था, उसमें उसने आपको भी धमकी दिया है कि अखिलेश यादव को घुटने पर टिकवाएंगे। तो क्या हमें क्या करवा देंगे? घुटने पर टिकवाएंगे हमें भी। हाँ। छोड़ेंगे नहीं लिखा है, जब हाँ? तक छोड़ेंगे नहीं तब तक जो प्रमुख है उन्होंने लिखा है। देखिए सच्चाई तो ये है,
ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था। क्या है कानून व्यवस्था में? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये जो चुनौती दी जा रही है वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही है डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही है मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क या संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयों पर बहुत सारे सक्रिय नेता समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आपके एक पुराने सहयोगी राजा भैया भी हैं। मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता है, यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे। अभी तो कितनी 24 सीटें खाली हैं कश्मीर में। मैं सेना से कहूंगा कि 24 सीटें भरवा दो कश्मीर की, ये सेना यहाँ घूम रही है। सर, शंकराचार्य ने कहा है कि 20 साल लग जाएंगे पानी रोकने में। मेरी जानकारी में नहीं है चीजें। सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी का परिणाम आया वो हो सकता है जलबंदी जल्दी कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। सर मशीन ही खराब है पानी रोकने के लिए, मशीन तो खराब है, पानी रोके कि सर? इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो क्यों दावा ठोक रहे हैं पानी रोकने? ही जानकारी दे सकती है कि अगर उस तरह का बड़ा पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे या रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना समय लगेगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रविशंकर प्रसाद, अभी दिल्ली उन्होंने पीसी किया है और वो कह रहे हैं कि कितना असंवेदनशील बयान की पराकाष्ठा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानपुर पीड़ित के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। उनको उन्होंने इस तरह से आप देखिए, ऐसा है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सवाल ये नहीं है मैं किसके घर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। सवाल ये था कि हमारे घर आतंकवादी क्यों आए, आतंकवादी कैसे आ गए। और जहां तक सवाल उनके घर के जाने का है, हमारी पार्टी के बड़े पैमाने पे नेता जा चुके हैं, और अगर आपको सूची चाहिए कौन कौन जा चुका है तो ये कानपुर का हमारा साथी है, वो बता देगा। विजय कहाँ है? हाँ बता दीजिए कितने लोग जा चुके हैं, यहाँ खड़े होकर बता दो। हाँ देखिए वो भी गया था। आओ इधर आओ, इधर आइए, आ जाओ यहीं से बता दो। कानपुर महानगर के जिलाध्यक्ष फजल महमूद जी गए, हसन रूमी जी गए विधायक जी, अमिताभ वाजपेयी जी गए, आर नगर से विधायक हैं, मुनीर शुक्ला जी कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, मैं लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हूँ, विजय यादव मैं गया हूँ, और इसके साथ साथ कम से कम 100 से 150 लोग लगातार घटना। कानपुर से माननीय विधायक है अमिताभ वाजपेयी गए, जिलाध्यक्ष फजल महमूद जी गए, हम लोग सारे वहाँ सब लोग गए। और जो खत्म हुए ये सतीश महाना जी के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके बहुत क्लोज में है, क्योंकि उनका सीमेंट का काम होता है और हम लोग पहले वहाँ जा चुके हैं। लेकिन उनके परिवार की अभी भी समस्या ये है कि सरकार के वहाँ पे कोई वहाँ पे आर्मी वाले नहीं थे, बीएसएफ वाले नहीं थे। देखिए सवाल ये नहीं इधर उधर वाली, देखिए दिल्ली से अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक मिनट, ए बेटा खड़े हो, ध्यान भटकाना चाहते हैं वो लोग, वो ध्यान हटाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मैं घर गया, और सुनने में आ रहा है जो उनके परिवारों के सदस्यों से सुनने में आ रहा है, जो और प्रदेश के जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है उनसे सुनने में आ रहा है। कहो तो उनके वीडियो में चलवा दूं,
इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को क्या सुनना पड़ा? और सुनने वाला 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर। 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं मदद के लिए। अस्पताल में पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं? हम विश्व गुरु बन गए, अमृत काल चल रहा है, ये हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया की ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। आप सोचिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हो, आप किसी घायल को इलाज नहीं दे पा रहे हो। एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही कहा है राहुल गांधी को लेकर, वीर सावरकर को लेकर, कि इस तरह की स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। समाजवादी वीर सावरकर को क्या मानते हैं? देखो, ये विषय बहुत लंबा है। देखिए, हर महापुरुष से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए किसी को ठेस नहीं पहुंचे, कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अभी आप अदरवाइज ले लोगे कि मैं एडवाइस राहुल जी को कर रहा हूं। खैर, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात की चर्चा थी, इस बात की बहस हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्वीकार किया था कि इस देश को उनकी पॉलिटिकल पार्टी एक सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाने की दिशा में लेकर के जाएगी। उस समय बताओ किसने फंडिंग की थी उस कार्यक्रम की? तो जो लोग सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे, आज बताइए वो कम्युनल हो गए कि नहीं हो गए? कितने कम्युनल हो गए? सोशलिस्ट की जगह वो कैपिटलिस्ट हो गए और इतना गैप पैदा कर दिया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने बेरोजगार पैदा कर दिए इन्होंने और अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर दी कि कुछ हाथों में सब कुछ चला गया। अगर उन हाथों में सब कुछ चला गया है तो आप कैसे, जो खाई पैदा हुई है अमीर और गरीब के बीच में, इतनी बड़ी खाई दुनिया में किसी देश में नहीं है जिस तरह से हमारे देश में पैदा हो गई है।